में तुम लोग पढ़ चुके थे किस तरह से युद्ध में जो है कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग को बताया जाता भी है, तो बता देंगे। वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, तो रीडिंग करना है उससे 3-4 पेज, और उसके बाद फिर से वीडियो देखना है, और उसके बाद फिर से आपको वीडियो को देखने के बाद पुनः फिर से पढ़ना भी है, ठीक है। और उस पर जो आधारित क्वेश्चन आंसर है और वो याद नहीं करना, हाँ, और लिखना भी। तो आगे वो पढ़ते हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। ये जो बड़ा बड़ा महायुद्ध हुआ इसके बीच में अर्थव्यवस्था क्या था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा है, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया उसमें अर्थव्यवस्था चारों तरफ से संकट में आ गया, और उसको सुधारने में 3 दशक अर्थात 30 साल, 1 दशक मतलब 10 साल का समय लगे। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कर आने लगी। मतलब जब तक इससे निकलता तब तक एक और महायुद्ध आ गया, इसका नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। 3.1 में युद्धकालीन रूपांतर। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया। हम लोग जानते हैं इस बात को कि पहला जो विश्व युद्ध लड़ा गया था वह 2 खेमों में लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। पहले खामे में कौन थे? मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरे पाले में थे केंद्र शासित शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। लोगों को लगता था कि युद्ध 25 दिसंबर जो क्रिसमस होता है तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज्यादा समय तक चला, 4 साल तक। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगवा औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को निस्तानाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियां इकट्ठा हो चुकी थी। मतलब एक दूसरे को निस्तानाबूद मतलब एकदम विनाश करने के लिए उनके पास एक से एक हथियार इकट्ठा हो गया। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग को देन की। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों को भर्ती की जानी, मतलब हर जगह सिपाहियों की ज्यादा से ज्यादा युद्ध करने के लिए भर्ती हो रहा था, और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाता था और जहाँ था। इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं किया था। मतलब जिस तरह का यह युद्ध हो रहा था और जैसे जैसे बढ़ रहा था उसके लिए अगर मान लो हमारा औद्योगिक मतलब उद्योग में जो उत्पादन होता है कल कारखानों में अगर नहीं होता तो यह होना मुश्किल था। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध में लगभग कितना लोग मारे गए? 90 लाख, और 2 करोड़ घायल हुए। मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। मतलब कामकाजी उम्र मतलब ज्यादा बुजुर्ग नहीं, युवा वर्ग, है ना। यह महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। अब जो काम करने की उम्र वाले व्यक्ति हैं अगर उनकी संख्या कम हो जाएगी तो हमारे देश में या पूरे विश्व स्तर पर काम कौन करेगा, है ना। तो परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई। अगर परिवार का सदस्य भी गिर गया मतलब कम हो गए, और साथ ही साथ जो है अब युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। अब उद्योग का नया ढंग से फिर से गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे। मर्द कहाँ जाने लगे? मोर्चे पर। तो उन कामों को संभालने के लिए
घर की औरतों को बाहर आना पड़ा। मतलब और मर्द लोग कहाँ चले गए? युद्ध के जगह। अब औरत कहाँ जा रहे हैं? कारखानों, है ना, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम जाना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। ब्रिटेन को किससे कर्ज लेना पड़ा? अमेरिका के बैंक से, है ना, काफी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। मतलब अगर युद्ध हो रहा है, जीता हारा कोई भी, उससे उसको मतलब नहीं है। अमेरिका से चूंकि लोन लिया, कर्ज लिया, इसका मतलब हो गया कि अमेरिका जो है उन लोगों का संपत्ति का वैल्यूअर हो गया, यानी जैसा वो बोलेगा वैसा होगा। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध से पहले ब्रिटेन जो था बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था था उस समय। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। किसको? ब्रिटेन को। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। जिस समय ब्रिटेन युद्ध को झेल रहा था, उस समय जापान काफी विकसित हो चुका था वहां उद्योग। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए। अमेरिका से खूब जमकर कर्जा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध का कारण आर्थिक उच्चाह का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि अब आर्थिक उच्छाह मतलब पैसा की कमी आ गई थी, और साथ ही साथ मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ, मतलब वृद्धि हुआ। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उत्साह शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा। उत्पादन अब लोगों को लगा क्या, इसका कोई जरूरत नहीं है, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी थी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे की उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुआ। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। हर 5 में से एक के पास क्या नहीं था? काम नहीं था 1921 में। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गया था। अब यहाँ पे क्या है? रोजगार के बारे में बेचैनी था लोगों के बारे में कि रोजगार कैसे मिलेगा, लेकिन अनिश्चितता शासन सब जगह, क्योंकि युद्ध चल रहा था, युद्ध का काल था, और इस तरह से यह युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गया। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। बहुत सारा जो कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था था वहां भी संकट आ गया। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध में से पहले अगर देखा जाए तो पूर्वी यूरोप देखा जाए तो विश्व बाजार का सबसे बड़ा गेहूं का आपूर्ति करने वाला बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का पैदावार अचानक बढ़ने लगा। ये घर में अस्त व्यस्त हो गया यूरोप, तो कहाँ पे बढ़ गया गेहूं का उगाही? ज्यादा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये सब में ज्यादा उत्पादन हो गया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुई, पूर्वी यूरोप में गेहूं का पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। कहने का मतलब हो गया कि अचानक युद्ध समाप्त हुआ। उससे पहले तो कनाडा, अमेरिका ये सब में खूब सारा जो उत्पादन हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का, लेकिन जैसे ही यहाँ युद्ध समाप्त हुआ, क्या हुआ कि यूरोप में भी गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। अब अचानक जब ज्यादा मात्रा में अनाज रहेगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो यह रेट गिर गया, तो संकट आ गया ग्रामीण लोगों के पास, कर्ज आ गया उन लोगों के पास। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही, यह हम पहले ही देख चुके हैं। युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद उस समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक
के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। तेजी से बढ़ रहा था, तो वहाँ फैक्ट्री वगैरह सब कुछ आगे बढ़ रहा था। कहाँ पे? अमेरिका। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन का चलन था। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिरी में ही शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया था। 1920 के दशक में क्या हुआ, सबको अब ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाह रहा था। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक गुच्चरखाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कार कारखानों में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के गुच्चरखाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया था और उनसे उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से को मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसा दोनों के लिहाज से किफायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाना रहना, मशीन ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने के असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पर्चियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। कहने का जैसे तुमको देखा होगा, तुम लोग कहीं पे एक बेल्ट पे कुछ लेकर जा रहे, जिसको मान लो वहां पे जिसको जो चीज देना है देखना है वो देखा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, उसको अपना चीज को देखना, उस बेल्ट के अंदर सब कुछ करते हुए चला गया। तो इस तरह से इसको करने में लगभग कितना देर लग रहा था? 3 मिनट। हर 3 मिनट में एक कार तैयार होती है। ये चीज असेंबली वाला काम को यह देखा काम एक बूचर खाना था यहाँ पे, और इस बूचर खाना में क्या था वहाँ पे कि वह मांस जिसको लेना है वो मांस वहाँ पे मरे हुए मांस जानवरों को बांध दिया जाता था और उसको काट के गिरा दिया था। जहाँ जिस व्यक्ति को जितना का जरूरत है उतना काट दिया, गिरा दिया, वो अवधि व्यक्ति वहां से लेके उस बेल्ट से चले गए। बेल्ट मतलब एक बड़ा सा रबर का बेल्ट रहता है, वो चलते रहता है, राउंड देन राउंड, राउंड देन राउंड, ऐसे से हो रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ी दूर नहीं, बड़ी काफी दूर के बाद ऐसे राउंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर राउंड होते रहेगा उसका स्पीड उसी हिसाब से रहेगा, ज्यादा स्पीड नहीं रहेगा। तो जिस व्यक्ति को जितना मांस लेना है उसको जाके वहां देने का जरूरत नहीं है, वहां पे वो ले लिया। ठीक उसी ढंग से असेंबली टाइप का वर्क कार को बनाने के लिए भी किया गया। ठीक है, तो वह क्या हुआ, वह तुरंत में बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन कहाँ पे? फोर्ड कार का होने लगा। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफी मुश्किल महसूस हुई। अब इससे क्या होता था, मजदूर को चाय पीने का, अपने दोस्तों से गप करने का, किसी तरह का उस जो वो चेन बना हुआ था उससे उसके अनुसार उसको टाइम नहीं मिलता था और काम होता था ज्यादा, तो इससे मजदूर थक जाते थे क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगनी यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखाने में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। मतलब वेतन तो बढ़ाया ही बढ़ाया और ट्रेड यूनियन का जो था उसको हटा दिया। तनख्वाह बढ़ने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। आप अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। लागत कम करने के लिए उसने क्या किया
तो फोर्ड जो है संतुष्ट है कि मतलब मजदूर पर काम का बोझ जब अलग बढ़ेगा तो हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ जो मजदूर को छोड़ के गए हैं और साथ में जो हम वेतन बढ़ाए हैं तो उसका भी हमारा बराबरी हो जाएगा। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धति को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। अब ये फोर्ड जो काम किया था वो काम को अब दूसरी जगह पे भी अपनाया जाने लगा। बृहद उत्पादन पद्धति में इंजीनियरिंग आधारित चीजों की लागत और कीमत में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। मतलब जो कार 20 लाख कार का उत्पादन होता था वो वहाँ क्या होने लगा 50 लाख एक साल में। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीजें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीजें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। मतलब मोस्टली सामान उस समय जो था, जो रईसी वाला था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा या और भी चीज जो ऐसा था, है ना, कार, मकान, ये सब खरीदे जाता था। कैसे? तो किस्त पे, जैसे हम लोग कहते हैं लोन लेके करते हैं, उसी तरह से। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीजों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार की आमदनी में वृद्धि होने लगी। मतलब देखा गया कि आवास निर्माण हो रहा है 1920 में, और निर्माण और दूसरा चीज का भी क्षेत्र में बहुत वृद्धि हो रहा था। लोग संपन्न हो रहे थे, लोग के पास पैसा आ रहा था, मकान का निर्माण हुआ, घरेलू चीज बढ़ने लगा, तो ये सबसे अब लोगों में आमदनी बढ़ रहा था, रोजगार भी बढ़ रहा था। तब 1927 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को भी संकट से उबरने में मदद दी, और साथ ही साथ वो क्या किया, यूरोप को भी अपना अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए उसको मदद दिया। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर काफी सुधर आया। अब धीरे 6 साल में क्या हुआ, पूरा विश्व व्यापार होने पर पूरा आय में वृद्धि दर में सब में क्या सुधार हो गया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब एक नया संकट आ गया 1929 आते आते, है ना। वो आर्थिक संकट ऐसा था जो कि लोग सोचा भी नहीं था, महामंदी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। लगभग 1929 से कब तक रहा, 30। अच्छा, इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज हुई। मतलब लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, व्यापार नहीं हो रहा था, आय में नहीं मिल पा रहा था और बहुत सारा सब चीज पर गिरावट आया। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि कृषि क्षेत्र और समुदाय पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा, सबसे ज्यादा असर इस पर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही। मतलब यहाँ पे देखा कि खेतिहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी आया और साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे उनकी कमी भी ज्यादा आ गई। इस महामंदी के कई कारण, यह जो महामंदी आया इसका क्या कारण था भाई, यह हम पहले ही देख चुके हैं। युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो गई थी। जब युद्ध के समय था काम, तो उस समय बहुत सारा अर्थव्यवस्था हमारा क्या हो गया, कमजोर। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, सबसे बड़ा बात था कि कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। कीमतें गिरी तो किसान का आय घट गया। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करने लगे, तो किसान अपना उत्पादन बढ़ा ले कि हमको आमदनी और ज्यादा हो। कीमत पर ही सही, लेकिन ज्यादा माल पैदा करते हुए, मतलब कम कीमत पर ही बेचेंगे। अगर हम ज्यादा, तो कम कीमत पर भी बेच ले, लेकिन अगर फायदा ज्यादा होगा तो ज्यादा अनाज बेचेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा। आय स्तर बनाए रख सके और इस तरह से अपना स्तर को और ज्यादा बनाए रख सके। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की
आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। मतलब उत्पाद ज्यादा हो गया तो खरीदार कम हो गए, जब खरीदार कम हो गए तो उपज जो है वो रहा सड़ने लगा। ठीक है। दूसरा कारण 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। मतलब बहुत सारे लोग क्या किए थे, दूसरे देश के लोग क्या किए, यूरोप के देश तो अमेरिका से कर्ज ले लिए थे और कर्ज लेके अपना जरूरत को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों में के होश उड़ गया। मतलब लग रहा था कि आराम से कर्ज जो आ जाएगा, लेकिन अब देखा कि यहाँ पर उद्यमी लोग जो अमेरिका का था अब उसका भी होश उड़ने लगा कि पैसा कहाँ गया, आएगा नहीं। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका कर्ज $1 अरब था और साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गई। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। जो अमेरिका कर्जा पर ज्यादा था उनके पास और संकट ज्यादा आ गया। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ रहा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी की लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। मतलब जब कर्जा लौट गया अमेरिका के पास तो दूसरा दुनिया पर भी असर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धाराशायी हो गई, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नीचे बच पाए। मतलब ब्रिटिश का जो जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है तो ब्रिटेन में क्या चलता है, इंग्लैंड में तो पाउंड चलता है, उस पाउंड का कीमत गिर गई। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमत तेजी से लुढ़कने लगी। मतलब सब जो कच्चे माल थे उसका रेट गिरने लगा। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगे। मतलब आयात शुल्क 2 गुना कर दिया। आयात शुल्क का मतलब क्या है, जो दूसरा देश से हमारे देश में आएगा उसको पर हम क्या करेंगे तो दुगुना शुल्क लेंगे। और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी और विश्व व्यापार का क्या हुआ, कमर पूरा टूट गया। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया। जब देखा कि बहुत मंदी पड़ रहा है तो घर में यानी खुद अमेरिका के अंदर कर्ज दिया जाना उसको नहीं दे रहा था। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए थे, कारोबार ठप पड़ गए थे। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए थे, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी जरूरी चीजें कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुब्बार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ती तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धाराशायी हो गई। मतलब जो जिनको काम नजदीक में मिल रहा है ठीक, नहीं तो दूर दूर तक जाके काम तलाश रहे थे और वहाँ का बैंकिंग व्यवस्था भी पूरा गिर गया था। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्जे वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े संकेत सख्ते में डाल देने वाला है। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ये सब लगभग खत्म। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्दी मिटने वाली थी। मतलब यह सब जो हो रहा था यह तुरंत समेटकर खत्म होने वाला नहीं था। भारत और महामंदी। भारत में महामंदी का क्या था? यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कंपकंपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर के में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्थाओं पर, समाजों पर, मतलब इस तरह का जो बात था, ये आर्थिक संकट जो आया था महामंदी, यह जरूरी नहीं है कि जहां हुआ वहीं पे होगा। इसका असर सारे जगह पे असर पड़ा और भारत में भी यह अछूता नहीं रहा।
जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। पहले हम लोग पढ़ चुके इस चीज को कि हमारे यहाँ के कच्ची माल को दूसरे देश में निर्यात किया जाता था और उससे तैयार माल हम लोग मंगाते थे। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928-1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आई। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत गिरेगा तो हमारे यहाँ भी कीमत गिर गया। 1928-1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। गेहूं का दाम कितना गिर गया? 50%। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। किसको ज्यादा नुकसान हुआ? तो शहर के निवासी के मुकाबले किसान को और काश्तकार को, जो उससे बनाते थे सामान। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। बोला क्या? भले आपका उत्पादन में गिरावट हो रहा है या उसके बिक्री में जो रेट मिलना चाहिए उस पर गिरावट हो रहा है, उससे मतलब हमको नहीं, लेकिन हमको टैक्स चाहिए, लगान हमको चाहिए। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ा? जो विश्व बाजार के लिए उपज करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन लगाते थे। क्या लगाते थे? कच्चा पटसन, जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। क्या बनती थी? बोरियां। जो जब टाट की निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। अब जो है, जब पटसन से क्या नहीं बनेगा, बोरा नहीं बन रहा था, तो ज्यादा से ज्यादा इसका कीमत गिर गया, तो 60% ज्यादा गिरावट आई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने का खराब थी। मतलब कुछ ऐसे काश्तकार थे, वो सोच रहे थे कि अब तो सुधार होगा तो हम कर्ज ले लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको बेचेंगे तो हमको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, हम कर्ज को भी लौटा देंगे होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अब इन लोग का भी हालत खराब हो गई, वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाई नकद की उम्मीद में और ज्यादा % तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदों पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खरीद कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन खाओ। 5 रुपए मन खाओ, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जूट पटसन का जो उत्पादन वाले पे ये उस समय कविता लिखा हुआ था। पूरे देश में काश्तकार पहले से ही ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। पूरे देश में जो काश्तकार थे वो पहले से ज्यादा कर्ज लिए हुए थे और उसमें डूबे हुए थे, और खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी की इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। मतलब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए हुए थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, हमारे यहाँ का जो सोना था उसको निर्यात करने लगा दूसरा देश। इस निर्यात ने ब्रिटेन को आर्थिक दशा सुधार में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी आप अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल में दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और उसी समय हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, स्टार्ट कर दिया। यह मंदी शहर भारत के लिए इतनी दुखदायी नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। मतलब कहीं नौकरी करते थे, कुछ पैसा मिलता तो वो निश्चित था। शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, मान लो तो जमीन को दे दिए कि हमको इतना उपज चाहिए, नहीं तो इतना पैसा चाहिए, वो भाड़ा उनको मिलता था। अच्छा, यह मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश तेजी से आए। औद्योगिक क्षेत्र में भी लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सीमा शुल्क बढ़ाने से
अपने क्षेत्र में ही बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएंगे। दूसरा क्षेत्र में लाएंगे तो ले जाएंगे वहां पे, तो क्या होगा, उनको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर का, विश्व में अर्थव्यवस्था का फिर से कैसे निर्माण हुआ। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहला विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसके कुछ ही पल बाद दूसरा विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों में बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियां, जैसे धुरी शक्ति में कौन थे, तो ये थे नास्ती जर्मनी जिसका नाम था, और जापान, और एक तो दूसरा खेमा था मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम जाने। 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। मतलब यह युद्ध लगभग क्या बोल रहा है, 6 साल चला ये। कितना साल, 6 साल। 6 साल में युद्ध में यह जमीन से लड़ा गया, हवा में लड़ा, पानी में लड़ा। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। कितने लोग, 6 करोड़। और यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना था, 3%। करोड़ लोग घायल हो गए और लगभग करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक के युद्धों में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इस युद्ध में ऐसे लोग ज्यादा मारे जाए जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। मतलब ये युद्ध में सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया था और पुनर्निर्माण बहुत कठिन था। ठीक है, बहुत लंबा होगा। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीति और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देशों को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। मतलब जब दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी को हराना था, जर्मनी को हरा दिया। हराने के बाद वहाँ का जो सोवियत रूस का जो लोग थे वह ज्यादा से ज्यादा अपने देश को आगे बढ़ाने में, अच्छा अपना हैसियत लाने में कायम किए। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उद्योगों के बिना कायम व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी ज्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की जरूरत थी, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। बाजार जो था वह पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता था कि रोजगार मिलेगा ही। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। मतलब अगर पूंजीपति को किसी भी चीज का जो भाव में बिक रहा है, अगर उसका डिमांड ज्यादा हो तो भाव बढ़ा देगा, लेकिन सरकार अगर अपने नियंत्रण में रखेगा तो उसका भाव नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, वही स्थिर रखने के लिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप का जरूरत था। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जाता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। मतलब दूसरा सबक तब आएगा जब आर्थिक संबंध जब दुनिया के साथ हमारा है, तो पूर्ण रोजगार का लक्ष्य मिले सबको, साथ ही साथ वस्तुओं का, पूंजी और श्रम की आवाजाही, मतलब दूसरे देश में आवाजाही हो और बेचा जा सके। संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। क्या सहमति बनी भाई?
तो यह बना कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य था कि सारे जगह के औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता को सबको पूर्ण रोजगारी दे, और पूर्ण रोजगार जब मिलेगा तो इस तरह से उनको पेमेंट मिलेगा, हर जगह से चीज मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो बाजार से खरीदेंगे और खरीदने पर क्या होगा, बाजार में ही पैसा चला जाएगा, निवेश होगा। तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को हर चीज में उत्पादन में बढ़ाना होगा, और लोग जो बेच रहे हैं उनको भी पूंजी मिलेगा। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्यूबन यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना, वह इससे क्या होता हुआ कि पूरे विश्व में जिस देश को भी जो इसका सदस्य है, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, यहाँ से उसको ऋण के रूप में पैसा दिया जाए और उससे वो अपना विकास करेगा, है ना। तो उससे क्या हुआ, रोजगार, उद्योग, ये सब का बढ़ोतरी होगा, तो देश विकास करेगा, फिर पैसा को लौटाएगा। विश्व बैंक और IMF 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों के निर्णय प्रक्रिया और पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF का कोई भी फैसले को क्या कर सकता है, रोक सकता था। वीटो का अधिकार मतलब ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे, यह स्थिर रहता था। मतलब ये स्थिर था, $1 के बदले में कितना डॉलर देना है, या $1 के बदले कितना रुपए देना है। अच्छा, डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 का कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। $1 का कीमत कितना रखा गया था, 35 औंस सोना अगर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, आपका $1 के बराबर। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, शुरू का जो युद्ध का समय था वो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा अन्य आय वृद्धि के लिए एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 70 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। मतलब लगभग पूरा विश्व का आय लगभग कितना बढ़ रहा था, 5% जो है किधर से बढ़ रहा था। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी। मतलब विकास दर उतना ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रहा था, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम ही रही। मतलब बेरोजगारी जो था लगभग कितना था, 5%। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों की आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। मतलब हर औद्योगिक चीजों पे ये लोग खूब ज्यादा मात्रा में निवेश किए, पैसा लगाया। अब है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, फिर भी यूरोप के बहुत सारे देशों के बीच क्या था, औपनिवेशिक देश थे। मतलब अधीन, अर्थात कह सकते हो कि एक शक्तिशाली राष्ट्र था उसमें ब्रिटेन, और उसके अधीन कई छोटे छोटे देश थे। अगले 2 दशक में एशिया और अफ्रीका में के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। और अगले 2 दशक मतलब 20 सालों में जो है बहुत सारा देश जो है स्वतंत्र हो रहे थे। लेकिन ये सभी देश गरीब और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे, और ये सभी देश क्या हो रहा था, तो बहुत गरीब भी थे और अपने संसाधन से लड़ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त होती गई। मतलब कोई उस पर शासन ऐसा किया जिससे उसको लूट खसोट ज्यादा करके ले गया, तो इससे क्या हुआ, वह जो है मतलब वह देश जिसको लूट खसोट ज्यादा हुआ, वह देश
अस्त व्यस्त हो चुका था। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान दे लगा। अब IMF जो है, जो देश विकास कर गया उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन 1950 के बाद जो है उस पर भी ध्यान देने लगा कि उसको भी अगर कुछ कर्ज लेना है तो लेगा, तो आगे और बढ़ाएगा। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का भी वर्चस्व था। मतलब दुनिया अल्प विकसित भाग में बहुत ज्यादा उपनिवेश के रूप में साम्राज्य का बढ़ा रहा था और लोगों के अंदर ये लग रहा था कि कैसे हम अपने औपनिवेशिक शक्ति को बढ़ाएं। औपनिवेशिक शक्ति के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। मतलब देश तो आजाद हो गया, लेकिन उस पर शासक कौन है? औपनिवेशिक जो बनाए हुए थे वही शासन कर रहे हैं। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण था। मतलब जो देश आजाद हो गया, लेकिन उसका उद्योग पे, उसके यहाँ के कल कारखानों पे, उसके खाद्यान्नों पे ज्यादा किसका रोल था अभी भी? तो ब्रिटेन और फ्रांस का। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अमेरिका भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो है अपना बहुत कम कीमत पर ही उसको ले लेता था। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू के लिए आवाज उठाई और समूह 77 यानी G77 के रूप में संगठित हुई। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके। मतलब अपना संसाधन है, हमारा देश का संसाधन है और दूसरा देश वाला उसको क्यों लेके जाएगा? हमारा देश का संसाधन हम बेचेंगे तो हमको पैसा आएगा, है ना? तो इस तरह से हमको उस पर हक मिल सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच हो सके। मतलब ये सब तरह से चाहते थे कि हमको फायदा मिले। अब ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद उत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। सोने की तुलना में अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो डॉलर था वो गिर रहा था। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभावमयी यह अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। अब सब स्थिर रूप में नहीं रहेगा और स्थिर रूप में विनिमय दर का व्यवस्था चालू हुआ। 70 के दशक के मध्य में से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे। 70 के दशक में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का भारी बदलाव हुआ और उसमें विकासशील देश अपना कर्जा और विकास संबंधी क्या कर सकता था? अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मदद ले सकता था, मतलब उससे हेल्प ले सकता था। लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील
विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी। मतलब कर्ज लेना ही है या जरूरत है, उसके लिए धीरे धीरे क्या हुआ, आय में गिरावट आ गया और गरीबी बढ़ने लगी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा यह समस्या कहाँ था, अमेरिका, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगार की समस्या में फंसने लगा। औद्योगिक विश्व मतलब जहाँ जहाँ पे जो देश में उद्योग था वह देश भी अब बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य में बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थी। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग थी। चीन 1949 की क्रांति के बाद क्या था, वो ऑलरेडी सारा विश्व अर्थव्यवस्था से अलग था। परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमों के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप और सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गया। मतलब इस तरह से क्या हुआ, चीन जो है जो सबसे अलग थलग था, लेकिन वहां पर नई आर्थिक नीति जब आया और चीन में तो और सोवियत खेमा थोड़ा बिखर गया, सोवियत संघ, तो क्या हुआ कि यूरोप में भी कुछ सुधार हुआ और चाइना में। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, पर विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज्यादातर टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहां के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खास तौर से वहां के कम वेतन का नतीजा है। मतलब जो इन सब चीजों को, चाइनीज सामानों को बनाते हैं, वह जो कारीगर हैं और जो वहां मजदूर हैं उनको कम वेतन मिलता है और इसके चलते वहां के सामान का दाम कम होता है। तो इससे क्या होता है कि कहीं भी बेचेगा तो कम दाम पर मिलेगा और कम दाम पर मिलेगा तो क्या होगा, लोग उसका खरीदारी ज्यादा करेंगे। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आई भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका और इस तरह से वेतन वाले देश, मतलब कम वेतन वाले देश में वैश्विक व्यापार, पूंजी प्रवाह, ये सब खूब असर पड़ा। और पिछले 2 दशक में 20 साल में भारत, चीन, ब्राजील ये सब में जो देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव, मतलब जो पहले कम था वो ज्यादा हो गया और दुनिया में बहुत ज्यादा भूगोल इस तरह से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का काफी बदलाव हुआ। इस तरह से तुम्हारा ये लेसन आज कंप्लीट हुआ। आज तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट हुआ, इसलिए आधारित जो कुछ क्वेश्चन है तुमको क्या करना है, अपने से पहले बनाना है। उसके बाद फिर ये बनाने वक्त में तुमको कहीं कहीं पर दिक्कत होगा। ये नीला पीला में बहुत सारा बॉक्स में लिखा हुआ है, इसको आपको खुद पढ़ना है और साथ साथ ये क्वेश्चन जो बनाना है, जहाँ नहीं आएगा उसको फिर से पूछना है। फिर जब हम देंगे तो उसको क्या करना है, शेयर कॉपी में लिखना है। अभी आपको रफ कॉपी में इशारा करना है, ओके। और जैसा बताया गया है, प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट देना है, ओके, बाय।